हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज का लेक्चर में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के एमसीक्यू भी डिस्कस करने वाले हैं और पीडब्ल्यू के जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। यह लेक्चर आपको अभी तो काम आएगा ही, बाकी जब आप फ्यूचर में जब भी रिवीजन करना चाहेंगे इस चैप्टर का, तो आपको ये वाला लेक्चर पर्टिकुलर, ये जो लास्ट लेक्चर होता है चैप्टर का, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको YouTube से इस चैप्टर का वन शॉट देखना है अपने हैंड रिटन नोट्स को सामने रखते हुए, और उसी के साथ मेरे बच्चा आपको ये वाला लेक्चर देखना है। अगर आप ये दोनों चीजें कर लेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से आपका पूरा चैप्टर आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टर्म पब्लिक ऑफर डज नॉट इंक्लूड। पब्लिक ऑफर में क्या नहीं आता? क्या ऑफर फॉर सेल पब्लिक ऑफर का पार्ट है? यस। क्या इनिशियल पब्लिक ऑफर दैट इज आईपीओ क्या पब्लिक ऑफर का पार्ट है? यस। क्या फर्दर पब्लिक ऑफर दैट इज एफपीओ, क्या ये फर्दर पब्लिक ऑफर का पार्ट है? द आंसर इज यस। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, क्या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पब्लिक ऑफर का पार्ट माने? सर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है? बेटा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन क्या ये पब्लिक ऑफर का पार्ट होता है? द आंसर इज नो, ये पब्लिक ऑफर का पार्ट नहीं होता। सो करेक्ट आंसर क्या है? डी, क्योंकि ये पीओ का पार्ट नहीं होता, तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज थ्रू द वे एक्सेप्ट, यानी प्राइवेट कंपनी कौन कौन से रास्तों से सिक्योरिटीज इशू कर सकती है वो तो ठीक है, बट यहां पर पूछा गया है एक्सेप्शन कि कौन से रास्ते से नहीं कर सकती। क्या पब्लिक ऑफर के रास्ते से प्राइवेट कंपनी कर सकती है? नहीं कर सकती। राइट इशू अलाउड है क्या? हां, सेक्शन 23 कहता है अलाउड है। बोनस इशू, हां अलाउड है। प्राइवेट प्लेसमेंट, हां अलाउड है। तो प्राइवेट कंपनी कौन से रास्ते से नहीं कर सकती? करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू सिक्योरिटी, प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती राइट इशू के रास्ते से, बोनस इशू के रास्ते से, प्राइवेट प्लेसमेंट के रास्ते से, या प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक में। कौन से रास्ते से नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी? प्रोस्पेक्टस के रास्ते से। नेक्स्ट आता है, पब्लिक कंपनी को अगर पैसा लेना है तो वो कौन सा रास्ता अपना सकती है? ऑफर फॉर सेल, पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। बताइए कौन सा रास्ता उठा सकती है? जी ऑल ऑफ द अबव, उसको सारे रास्ते अलाउड होते हैं। डीम्ड प्रोस्पेक्टस कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 25 में दिया गया है। जब कंपनी किसी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करके पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है, उस केस की बात यहां पर करी गई है। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 25 अनलेस कॉन्ट्रारी इज प्रूव्ड, यानी अगर कोर्ट में कुछ और प्रूव नहीं होता, यह एविडेंस होता है कि अगर सिक्योरिटीज अलॉट करी गई हैं, क्योंकि उन्हें पब्लिक को अल्टीमेटली ऑफर कर दिया जाएगा कितने टाइम के अंदर? 30 दिन, 60 दिन, 6 महीना, 1 साल। कितने टाइम के अंदर? अगर वो जो थर्ड पार्टी हमने एग्जांपल लिया था ना, जो थर्ड पार्टी का एग्जांपल लिया था जिसको हम इशू हाउस बोलते हैं, वो कितने टाइम में पब्लिक को दे सकती है? तो मेरे बच्चा वो दे सकती है 6 महीने। अगर 6 महीने के अंदर वो पब्लिक के पास चली गई तो समझ लेना, एज्यूम कर लेना, प्रिज्यूम कर लेना कि ये कंपनी जो है इनडायरेक्टली पब्लिक को ही ऑफर करना चाहती थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, नो प्रोस्पेक्टस शॉल बी वैलिड, नो प्रोस्पेक्टस शॉल बी वैलिड इफ इट इज इशूड मोर देन डैश डेज आफ्टर द डेट द कॉपी इज डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार। तो नॉर्मल प्रोस्पेक्टस कितने दिन में इशू होना जाना चाहिए? 90 दिन के अंदर। तो 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 180 दिन, 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, वरना उसके बाद करोगे तो इनवैलिड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। कंपनी अगर चाहे तो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर सकती है प्रोस्पेक्टस की, पोस्टल बैलेट से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, मीटिंग बुलाकर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, मीटिंग बुलाकर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, या पोस्टल बैलेट बुलाकर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। कौन से तरीके से कर सकती है बेटा? तो हमेशा याद रखना, पोस्टल बैलेट लगेगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन, बट पोस्टल बैलेट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल, जब मेंबर्स
अपने शेयर्स पब्लिक कंपनी के थ्रू पब्लिक को बेचते हैं, उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। कौन से सेक्शन? 28, 29, 30, 31, 28 सेक्शन की बात हो रही है। 28 सेक्शन है आपका किसका? ऑफर फॉर सेल का। 29 किसका है? डीमैट सिक्योरिटीज का। ओके। सेक्शन 30 किसका है? एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस का। तुम्हें तो सब याद है यार, एडवर्टाइजमेंट। सेक्शन 31 किसका है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस का। तो कौन से सेक्शन की बात हो रही है? ऑफर फॉर सेल की बात हो रही है। नेक्स्ट आता है पेड अप शेयर कैपिटल एबीसी लिमिटेड की 50 लाख है, 200 रुपए ईच। 20% पेड अप शेयर कैपिटल 4 प्रमोटर होल्ड करते हैं, जो ऑफलोड का मतलब है जो सेल करना चाहते हैं अपनी होल्डिंग को पब्लिक को ऑफर देकर प्रोस्पेक्टस इशू करके। दे वांट टू ऑथराइज, वो किसी पर्सन को अथॉरिटी देना चाहते हैं जो उनके बिहाफ पर सारे एक्शंस लेगी, सारी फॉर्मेलिटीज करेगी पब्लिक को ऑफर करने के लिए। किसको अथॉरिटी देनी होती है? प्रमोटर्स को। मतलब जो मेंबर अपने शेयर्स को बेचना चाहता है वो किसको कलेक्टिवली ऑथराइज करता है? कंपनी को। तो किसको करेंगे? एनी पर्सन जो एग्री कर रहा है, वन और मोर डायरेक्टर को, कंपनी को ही ऑथराइज करना पड़ेगा या कॉम्पिटेंट ऑफिसर को? किसको ऑथराइज करना पड़ता है? कंपनी को ही ऑथोरिटी देते हैं कि कंपनी जो जो तुम्हें एक्शंस लेने हैं तुम लो, लेकिन हमारी सिक्योरिटीज, हमारे शेयर्स बिकवा दो, हमारे शेयर्स बिकवा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स, अगर कुछ मेंबर्स अपने शेयर्स ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एप्लीकेबल? कौन सा प्रोविजन सही है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता ऑफर फॉर सेल में। एंटायर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो ओपनिंग डेट के 3 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। 25% मिनिमम सब्सक्रिप्शन ओपनिंग डेट पे आना चाहिए, बाकी का बचा 75% 3 दिन में आना चाहिए। 50% सेकेंड डे आना चाहिए और 50% 3 डेज में आ जाना चाहिए आफ्टर दी सेकेंड डे। तो सिंपल सी बात है बेटा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का प्रोविजन लगता नहीं है। अगर आप ऑफर फॉर सेल की बात करते हो तो वहां पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन और बोर्ड को स्टेटमेंट देने की कहां यूटिलाइज करा, ये सब देनी नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, नेपच्यून मेटल टूल्स लिमिटेड कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है, जो इनकॉर्पोरेट हुई है 2 दिसंबर 2018 को विद 25 सब्सक्राइबर्स। कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 25, मतलब नए मेंबर्स हैं। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 50 लाख रुपए, यहां पर एक जीरो कम आएगा, जिसमें कि 5 लाख इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए ईच के। ठीक है, 5 लाख शेयर है इंटू 10, 50 लाख की कैपिटल है। डायरेक्टर्स जो हैं कंपनी के वो डायलेमा में है कि इस कंपनी को जो शेयर्स इशू करने हैं सब्सक्राइबर्स को, वो फिजिकल दे या डीमैट फॉर्म में दे। कौन से सेक्शन? सेक्शन नंबर 29। आपको मैंने बताया था लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो चाहे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, दोनों को आज की तारीख में क्या मैंडेटरी हो गया? डीमैट फॉर्म मैंडेटरी हो गया। ये कंपनी अभी बनी है, क्या इसने अभी तक पब्लिक ऑफर लाया? नहीं, अभी तो ये बनी है, बट ये क्या ये कंपनी एक पब्लिक कंपनी है? यस। तो क्या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को डीमैट फॉर्म में देना चाहिए? बिल्कुल। तो लेट मी रीड दी ऑप्शंस। बीइंग अ अनलिस्टेड कंपनी, नेपच्यून कंपनी चाहे तो फिजिकल भी कर सकती है, चाहे तो डीमैट में भी कर सकती है। नेपच्यून कंपनी चाहे तो शेयर्स को, नेपच्यून कंपनी को सिर्फ और सिर्फ डीमैट फॉर्म में करना होगा। अगर कंपनी में 100 से ज्यादा शेयर होल्डर हैं तो डीमैट में जाएगा, अदरवाइज कंपनी जो है फिजिकल शेयर दे सकती है। कंपनी की अगर कैपिटल 50 लाख है ऑथराइज कैपिटल, और या उससे ऊपर है, तो इस कंपनी को डीमैट में करना पड़ेगा। इसीलिए इस कंपनी को देयरफॉर नेपच्यून में इशू फिजिकल शेयर। तो कौन सा सही है? मैंडेटरी वाला कि कंपनी को डीमैट फॉर्म में करना ही पड़ेगा, कंपनी को डीमैट फॉर्म में करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, एक कंपनी है दोपार इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी, जो बैंक तो नहीं है बट लोगों को लोन देने का काम करती है। इज डिजायरस ऑफ ऑफरिंग, ये क्या करना चाहती है? डिबेंचर्स पब्लिक को देना चाहती है। 3 या 3 से ज्यादा ट्रांचेस का मतलब है ट्रांजैक्शन, 3 या 3 से ज्यादा ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आपको बताना है
ऐसी कंपनी को कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहिए जिससे कि ये जब बार बार सेकंड ऑफर लाएगी, थर्ड ऑफर लाएगी, तो इसे फ्रेश प्रोस्पेक्टस इशू ना करना पड़े। तो ऐसा कौन सा प्रोस्पेक्टस होता है बेटा? शेल्फ प्रोस्पेक्टस, क्योंकि उसकी वैलिडिटी मैक्सिमम कितनी होती है? 1 ईयर। तो अगर आप सेकंड ऑफर, थर्ड ऑफर, फोर्थ ऑफर उस 1 ईयर में ला रहे हो तो आपको कोई और प्रोस्पेक्टस लाने की जरूरत नहीं है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ आपको क्या देना होता है? सेकंड ऑफर पे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, थर्ड ऑफर पे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। नेक्स्ट आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस की मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी होती है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 1 साल होती है। कितना होती है? 1 साल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल्फ प्रोस्पेक्टस फिल्ड नहीं होना चाहिए, फाइल्ड होना चाहिए। शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल्ड विद दी आरओसी शॉल रिमेन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर। ये क्या 1 ईयर लिख दिया, क्या करें टाइपिंग का। 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर। अब 3 ऑप्शन में 1 ईयर है, हमें पता है सही आंसर 1 है, इंस्टीट्यूट को भी पता था सही आंसर 1 ईयर है, तो उन्होंने कहा 1 ईयर तो 3 में दे दिया। अब लगाओ टिक। 1 ईयर रजिस्ट्रेशन की डेट से, 1 ईयर क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट इशू की डेट से, या 1 ईयर ओपनिंग ऑफ फर्स्ट इशू की डेट से। तो कहां से होता है बेटा? 1 ईयर ओपनिंग ऑफ दी फर्स्ट इशू की डेट से होता है। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 23। एक्स्ट्रा लिमिटेड इज अ ग्रोइंग कंपनी, ऐसी कंपनी है जो अभी ग्रो कर रही है, इसको एडिशनल फंड्स चाहिए बार बार एक्सपेंशन के लिए। तो ये कंपनी चाहती है कि वो मल्टीपल पब्लिक ऑफर करे ताकि लोगों को शेयर बेच सके, लेकिन बार बार ना वो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोस्पेक्टस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। तो ऐसी कंपनी को फर्स्ट ऑफर के टाइम प्रोस्पेक्टस फाइल करना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर होगी, और सब्सिक्वेंट ऑफर में कोई नया प्रोस्पेक्टस लगेगा नहीं। फर्स्ट ऑफर में अबे ओके, फर्स्ट ऑफर में प्रोस्पेक्टस फाइल करना चाहिए वैलिडिटी ऑफ 2 इयर्स, और फिर सब्सिक्वेंट ऑफर में प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफर में शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहिए जिसकी वैलिडिटी होगी 1 ईयर, उसके बाद फर्दर प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड नहीं होगा 1 साल तक। फर्स्ट ऑफर में शेल्फ प्रोस्पेक्टस करना चाहिए जिसकी वैलिडिटी होगी 2 साल, उसके बाद 2 सालों तक कोई प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा है बेटा? यहां पर सिर्फ प्रोस्पेक्टस, यहां पर सिर्फ प्रोस्पेक्टस, यहां पर शेल्फ प्रोस्पेक्टस, यहां पर शेल्फ। तो आंसर तो शेल्फ है, बट शेल्फ वाला की लाइफ 1 ईयर होगी या 2 ईयर होगी? 1 ईयर होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्पेक्टस इशूड इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कौन सा क्वेश्चन? सेक्शन नंबर 30 की बात हो रही है कि अगर कोई प्रोस्पेक्टस का एडवर्टाइजमेंट लेकर आया जाएगा तो उसमें कौन कौन सी बातें लिखना मैंडेटरी है? कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, कंपनी का शेयर कैपिटल का अमाउंट, या ये चारों चीजें, ये तीनों चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। इवन आपको कैपिटल स्ट्रक्चर भी लिखना पड़ता है। नेक्स्ट आता है इनमें से कौन सा प्रोस्पेक्टस, बैक नहीं बुक, इनमें से कौन सा प्रोस्पेक्टस बुक बिल्डिंग इशू मेथड में इस्तेमाल होता है? बुक बिल्डिंग इशू मेथड में, जिसमें हम प्राइस की डिस्कवरी करते हैं, उस मेथड को बोला जाता है बुक बिल्डिंग इशू, क्योंकि हम बुक बिल्ड करके क्या कर रहे हैं? प्राइस कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। डीम्ड प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस या अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, कौन सा देते हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है बुक बिल्ड के केस में। नेक्स्ट चलते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मिनिमम कितने दिन पहले, प्राइस नहीं प्रायर, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कितने दिन पहले सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपनिंग के मिनिमम कितने दिन पहले फाइल हो जाना चाहिए? 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन। तो बेटा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कितने दिन होना चाहिए? मिनिमम 3 डेज पहले, मिनिमम 3 डेज पहले। नेक्स्ट आता है अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स, जिसमें या तो सिक्योरिटीज का क्वांटम मिसिंग है या तो उनका प्राइस मिसिंग है, उस केस में कौन सा प्रोस्पेक्टस उसे बोलेंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? सर हम बोलेंगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्गन लिमिटेड डिसाइडेड टू मेक एन ऑफर फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। एक कंपनी है जो ऑफर देना चाहती है फॉर परचेज ऑफ
सिक्योरिटीज की। वो लोगों को बोलना चाहती है कि तुम आकर मेरी सिक्योरिटीज परचेस कर लो। यहां पर इस सेंस में लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म हमने पब्लिक को इशू कर दिया कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म है, ये लो। हाउएवर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये कंपनी अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस लगाना भूल गई। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस लगाना भूल गई। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 33 की। आपको बताना है इस गलती के लिए कंपनी इज लायबल फॉर हाउ मच पेनल्टी, कितनी पेनल्टी उस पर लगेगी? 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, तो 50,000 की पेनल्टी लगा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर इंटाइटल मिस स्टेटमेंट? अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है तो कौन सा पर्सन सेक्शन 35 के अंदर डैमेजेस को क्लेम कर सकता है? सब्सक्राइबर टू सिक्योरिटी, जिसने सिक्योरिटी सीधा कंपनी से सब्सक्राइब करी थी। ऐसा इंसान जिसने स्टॉक एक्सचेंज से, कंपनी से नहीं, स्टॉक एक्सचेंज से खरीदी थी प्रोस्पेक्टस पर भरोसा करके। ऐसा इंसान जिसने सब्सक्राइबर से खरीदी थी प्रोस्पेक्टस पर भरोसा करके, यहां पर रिलाइंग होगा बस, या ऑल ऑफ द अबव। तो किसको मिलता है? सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर को कब मिलता है? अगर लॉस होगा तो, प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट थी और लॉस हुआ तो उस केस में मिलता है। नेक्स्ट आता है, अगर कोई पर्सन मल्टीपल एप्लीकेशन करता है अलग अलग नामों से, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। नॉट ट्रू मतलब गलत है। क्या उसके ऊपर सेक्शन 447 लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। अबव प्रोविजन, ये जो अबव प्रोविजन मतलब ये वाली बात कि उस पर सेक्शन 447 लग जाएगा, ये बात प्रोस्पेक्टस में आपको कॉपी पेस्ट करके मेंशन करनी पड़ेगी। कोर्ट अगर चाहे तो ऑर्डर कर सकता है ऐसे सिक्योरिटीज को सेल करके, डिस्गॉर्ज करके उनको सेल आउट, और जितना भी पैसा उन सिक्योरिटीज से आएगा, उन सिक्योरिटीज को बेच के गेन होगा, इट विल बी ट्रांसफर टू इंसॉल्वेंसी। क्या इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड में ट्रांसफर होता है? द आंसर इज नो। सो करेक्ट आंसर इज दिस, बिकॉज दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? कंपनीज एक्ट, सैबी नहीं, कंपनीज एक्ट के हिसाब से 50%, 80%, 90% या जो भी अमाउंट प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो मान लेंगे। तो जो भी अमाउंट आप प्रोस्पेक्टस में लिख देंगे वही मिनिमम सब्सक्रिप्शन मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन अ पब्लिक इशू। हाँ, मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन अ पब्लिक इशू शॉल बी रिसीव्ड विद इन डैश डेज। कितने दिन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए? 30, 60, 90, 120, 30 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 30 दिन में नहीं आया तो पैसा कितने दिन में रिफंड कर दे, कितने दिन में रिटर्न कर दे? 10 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में, 45 दिन में, 15 दिन में पैसा क्या कर देना? रिफंड कर देना। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, ऑन विच ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, कौन सी सिक्योरिटीज के ऑफर पर कमीशन परमिटेड है अंडर राइटर को? यानी कंपनी अगर अंडर राइटर को कमीशन देना चाहती है तो कौन सी सिक्योरिटी पे दे सकती है? वो सिक्योरिटी जिसमें राइट इशू किया था, वो सिक्योरिटी जिसमें बोनस इशू किया था, वो सिक्योरिटी जिसमें प्राइवेट प्लेसमेंट किया था, या वो सिक्योरिटी जो पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के थ्रू ऑफर करी थी। तो किसमें हमने सेक्शन 40 में पढ़ा था? पब्लिक ऑफर वाले के केस में हम अंडर राइटर को देते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है, द अंडरराइटर कमीशन, द अंडरराइटिंग कमीशन ऑन शेयर्स मस्ट नॉट एक्सीड। अंडरराइटिंग शेयर्स, अंडरराइटिंग कमीशन जो है शेयर्स की, वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? उसमें रिस्क ज्यादा होता है तो 5%, बट 5% जो है 2% ऑफ द इशू प्राइस, 2.5% ऑफ द इशू प्राइस, 5% ऑफ द इशू प्राइस, या 5.5% ऑफ द इशू प्राइस। तो मेरे बच्चा 5% ऑफ द इशू प्राइस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शेयर की। लेकिन वही क्वेश्चन अगर डिबेंचर का होता है तो डिबेंचर में रिस्क कम होता है तो 2.5% हो जाता है। 2% ऑफ द इशू प्राइस, 2.5% ऑफ द इशू प्राइस, 5%, 5.5%। तो कौन सा आएगा? 2.5% ऑफ द इशू प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट, ए लिमिटेड एक कंपनी है जो कि डिबेंचर का पब्लिक इशू लेकर आई है। कंपनी के आर्टिकल में मेंशन है 2% ऑफ इशू प्राइस, और कंपनी ने ब्रोकर के साथ नेगोशिएट किया है 2.5% ऑफ द इशू प्राइस। आप बताइए, एज पर कंपनीज एक्ट कंपनी कितना पे कर सकती है
5%, 2%, 2.5% या 2%, तो इसका विच एवर इज लोअर लेंगे। 2% और 2.5% में से कम क्या आएगा? 2% आएगा, तो करेक्ट आंसर इज 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला, शेयर्स के केस में मैक्सिमम 5% दे सकते हो, शेयर के केस में मैक्सिमम 5% दे सकते हो। अंडर राइटिंग कमीशन कभी भी उस रेट से ज्यादा नहीं होगी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है। डिबेंचर के केस में शॉल नॉट एक्सीड 5%, डिबेंचर के केस में भी 5% से ज्यादा नहीं दे सकते हो। अमाउंट ऑफ कमीशन में बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, अमाउंट ऑफ कमीशन में बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। तो सोर्सेज क्या क्या थे? प्रोसीड ऑफ द इशू, प्रॉफिट्स या बोथ, है ना? तो यहां पर कौन सी गलत है बेटा? ये वाली गलत है। क्यों गलत है ये वाली? क्योंकि डिबेंचर्स का मैक्सिमम रेट 2.5% है, सो सी जो है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन अ कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन इज रिक्वायर्ड, आपको अंडरराइटिंग कमीशन की जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है वो रजिस्ट्रार के पास कब फाइल करनी होती है? 3 दिन पहले, जब आप प्रोस्पेक्टस डिलीवर होने के 3 दिन पहले, जिस दिन आप प्रोस्पेक्टस डिलीवर करते हो उसके साथ ही डिलीवर कर देते हो, 3 दिन बाद, प्रोस्पेक्टस डिलीवर होने के 3 दिन बाद, प्रोस्पेक्टस डिलीवर होने के 5 दिन बाद। तो कितने दिन? बिल्कुल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस, जिस दिन प्रोस्पेक्टस डिलीवर हुआ था उसी दिन। नेक्स्ट पॉइंट आता है जीडीआर्स के ऊपर। जीडीआर्स कैन बी इशूड, अगर कोई कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा लेना चाहती है तो वो क्या करती है? जीडीआर इशू करती है। क्या इशू करती है? जीडीआर इशू करती है। लेकिन कौन सा रेजोल्यूशन लगता है? ऑर्डिनरी, स्पेशल, बोर्ड या यूनानिमस? कौन सा लगेगा बेटा? स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ता है। कहां लिखी है बात? यह बात मैंने आपको बताई थी, सेक्शन नंबर 41 में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब कंपनी जीडीआर इशू करती है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा जाता है? फॉरेन इन्वेस्टर का? नहीं तो ओवरसीज डिपॉजिटरी, डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक या ओवरसीज कस्टडियन बैंक? किसका नाम लिखा जाएगा? ओवरसीज डिपॉजिटरी का नाम लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज या इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर आप मैक्सिमम कितने लोगों को दे सकते हो? एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम कितने लोग? 50, 100, 150, 200, मैक्सिमम 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर। और ये लिमिट क्या है? ये लिमिट सिक्योरिटी वाइज है। नेक्स्ट आता है, एक कंपनी है इनोवेटिव टेक सॉल्यूशन लिमिटेड, जो 1 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर देना चाहती है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस में। उसने पोटेंशियल सब्सक्राइबर्स ढूंढ लिए हैं जो कि स्टैट्यूटरी लिमिट में है, लेकिन इस लिमिट के अंदर 2 कैटेगरी ऐसी आती है जिन्हें 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाता। ऑन सच कैटेगरी इज एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी हु आर ऑफर्ड इक्विटी शेयर्स। ऑन सच कैटेगरी इज एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, एक तो ईसॉप, जिन एम्प्लॉइज को हमने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिए हैं, जिन एम्प्लॉइज को हमने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिए हैं उनको काउंट नहीं करते। और दूसरा किसको काउंट नहीं करते? क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल बायर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूशनल बायर या क्वालिफाइड इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशनल बायर। तो क्या आंसर है बेटा? QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जो कि बड़े बड़े लोग होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इन सब की बात यहां पर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, अगर हम बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट की, द वैल्यू ऑफ ऑफर पर पर्सन, मिनिमम प्राइवेट प्लेसमेंट कितने अमाउंट का होना चाहिए? 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, या कोई लिमिट लॉ में नहीं बताई गई है? कोई भी लिमिट, ना तो मिनिमम लिमिट बताई गई है ना तो मैक्सिमम लिमिट बताई गई है। नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कॉन्ट्रारी है कंपनीज एक्ट में, यानी कंपनीज एक्ट के कॉन्ट्राडिक्शन में लिखी हुई, यानी अपोजिट लिखी हुई है। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, ये तो बात सही लग रही है। कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ये भी बात सही लग रही है। मिनिमम ऑफर पर पर्सन, मिनिमम ऑफर 20,000 का होना चाहिए जो आप एक पर्सन को दे रहे हो। और पब्लिक कैन
पब्लिक, यहां पे पब्लिक कैन नहीं आएगा, यहां पर आएगा अ पब्लिक कंपनी कैन, अ पब्लिक कंपनी कैन, है ना, यहां पे इन्होंने गड़बड़ कर दी है, ये काट दो। अ पब्लिक कंपनी कैन मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑन इट सिक्योरिटी, ये बात भी सही है, तो गलत कौन सी थी, ये वाली बात। सो सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए बताई नहीं गई है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है श्रीपद रिलीजियस पब्लिशर्स लिमिटेड, श्रीपद रिलीजियस पब्लिशर्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹20 लाख ऑन 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को हमने पैसा मिल गया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर का। क्वेश्चन ये है कितने दिन के अंदर शेयर्स अलॉट हो जाने चाहिए? 60 डेज के अंदर शेयर अलॉट हो जाने चाहिए प्राइवेट प्लेसमेंट में, हाँ के ना? यस सर, 60 डेज में हो जाने चाहिए। तो ये 60 डेज कब खत्म होंगे? 10 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 21 अक्टूबर, 21 दिन अक्टूबर के हैं, ठीक है, यहां पे तुम्हें समझ नहीं आएगा, रुको, 21 डेज हैं ऑफ अक्टूबर, ऐसा। 10 अक्टूबर के बाद अक्टूबर के 21 दिन बचे हैं, 30 डेज हो गए नवंबर के, 30 डेज हो गए नवंबर के, कितने दिन हो गए भैया? 51 डेज हो गए। तो हमें कितने चाहिए? 60, यानी 9 दिसंबर विल बी द डेट, 9 दिसंबर विल बी द डेट, ठीक है। तो 10 अक्टूबर तो को हमें पैसा आ गया था, उसके बाद अक्टूबर के 21 दिन बचे थे, नवंबर के 30 दिन, टोटल हो गए 51 डेज। हमें चाहिए 60, यानी 9 दिन अभी और भी है, तो दिसंबर का 9 दिसंबर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लाती है आइडेंटिफाइड पीपल के लिए, उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि कोई भी राइट ऑफ रिनंसिएशन नहीं रहेगा। कंपनी रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन मनी विद इन द टाइम, लेकिन अलॉटमेंट नहीं कर पाती 60 दिन में। आपको बताना है कि ये जो रिफंड है, अगर कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं करना चाहती तो रिफंड कितने दिन में कर दे। अलॉटमेंट 60 दिन में करना था, नहीं कर पाई, तो रिफंड कितने दिन में हो जाना चाहिए? 60 दिन खत्म होने के 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 15 दिन के अंदर रिफंड हो जाना चाहिए, वरना क्या लगेगा? इंटरेस्ट। कौन से रेट पे? 12% पर एनम पे इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के केस में 12% का इंटरेस्ट लगता है, पब्लिक ऑफर के केस में 15% का इंटरेस्ट लगता है। प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, और उसके केस में क्या कहते हैं, पब्लिक ऑफर के केस में डायरेक्टर्स जो डिफॉल्ट में होते हैं उनके ऊपर लगता है ज्वाइंटली एंड सेवरली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर कोई कंपनी फेल हो जाती है टू रिफंड द एप्लीकेशन मनी, अगर कोई कंपनी फेल हो जाती है एप्लीकेशन मनी रिफंड करने में, तो कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा? 10, 12, 15, 18। यहां पर बात हो रही है प्राइवेट प्लेसमेंट की, तो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए रेट कम है, दैट इज 12%। प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए रेट कम है, दैट इज 12% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पब्लिक कंपनी है जिसने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर भेजा 200 लोगों को। ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है, बाकी सारे हैं, ये वाला क्वेश्चन आई लाइक दिस। अच्छा, क्या बोल रहा है भैया? ये बोल रहा है भैया, हमने मार्च में, मान लीजिए मार्च 2021 में हमने ऑफर दिया था, ठीक है, और अप्रैल 21 में हमने कितने लोगों को? 200 लोगों को अलॉटमेंट किया। क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या ये कंपनी अगर चाहे तो और 200 लोगों को, यानी मई 2021 में और 200 लोगों को ऑफर भेज सकती है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 200 लोगों को दिया है। तो आपको देखना है, आपको अलॉटमेंट नहीं देखना, अलॉटमेंट आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। आपको देखना है मार्च में ऑफर दिया था, यानी ये वाला जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर था वो कौन से ईयर में काउंट किया जाएगा? फाइनेंशियल ईयर में, पिछले ईयर में। अब हम नए ईयर में एंटर कर गए हैं, तो क्या ये कंपनी अब नया प्राइवेट प्लेसमेंट? यस, आपको इस साल के लिए 200 की लिमिट और मिल जाएगी। सो द आंसर इज यस, सो द आंसर इज यस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 54, कजारिया कैरेमिक्स लिमिटेड। कजारिया कैरेमिक्स, मैं पानी पी लूं? हाँ सर आप पी लीजिए, थैंक यू बेटा। चलिए, कजारिया कैरेमिक्स लिमिटेड रेज्ड ₹10 करोड़ थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। रेज कर दिया, कंपनी इस पैसे को यूटिलाइज करना चाहती है जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सत्य है? सत्य,
कंपनी यूटिलाइज कर सकती है जैसे ही पैसा आ गया, कंपनी यूटिलाइज नहीं कर सकती जब तक अलॉटमेंट नहीं होता, कंपनी तब तक यूटिलाइज नहीं कर सकती जब तक अलॉटमेंट प्लस रिटर्न, अलॉटमेंट तो करना ही है प्लस रिटर्न नहीं हो जाता, या कंपनी कैन यूटिलाइज द फंड आफ्टर 30 डेज। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो, इतना बड़ा क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन नहीं देने चाहिए यार, बट मुझे लगता है लास्ट होगा ये क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन एमसीक्यू है ना, 55th एमसीक्यू। बीइंग इन नीड ऑफ फर्दर कैपिटल, कंपनी को कैपिटल की जरूरत थी, तो इस कंपनी ने ऑप्ट किया 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 50 आइडेंटिफाइड पर्सन को ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, एंड अकॉर्डिंगली एक लेटर ऑफ ऑफर accompanied by serially numbered application form was sent to them after fulfillment of the formalities including passing of special resolution। एक एप्लीकेंट ने राजन को रिटर्न कंप्लेन करी ये कहकर कि तुम्हारे लेटर ऑफ ऑफर, ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट का लेटर ऑफ ऑफर है, ये एक इनकंप्लीट ऑफर है और ये इलीगल भी है क्योंकि तुमने इसमें रिनंसिएशन क्लॉज डालना भूल गए। क्या डालना भूल गए? रिनंसिएशन। और ये इंसान अपने राइट को रिनाउंस करना चाहता था अपने बेटे उदय को करके। आपको बताना है कौन सा बात सही है। क्या हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में राइट ऑफ रिनंसिएशन दे सकते हैं? द आंसर इज नो, हम दे ही नहीं सकते। राइट इशू में दे सकते हैं बट प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में ये अलाउड नहीं है। सो पहला ऑप्शन, एज द राइट ऑफ रिनंसिएशन कैन नॉट बी डिनाइड, क्योंकि कंपनी राइट ऑफ रिनंसिएशन मना नहीं कर सकती है, तो कंपनी को अपना ऑफर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। दूसरा, लॉ बोलता है कि कंपनी तुम्हें प्रोहाइबिटेड है, तुम नहीं दे सकती राइट ऑफ रिनंसिएशन, और लेटर ऑफ ऑफर एप्लीकेट फॉर्म नीड नॉट इंक्लूड, और इसीलिए आपके लेटर ऑफ ऑफर में या एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसी कोई भी बात लिखी नहीं होनी चाहिए। इंस्टीड ऑफ 100%, एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100%, इंस्टीड ऑफ 100% प्रोहिबिशन द कंपनी नीड्स टू प्रोवाइड राइट ऑफ रिनंसिएशन। 25% का आप दे सकते हो कि 25% आप रिनाउंस कर सकते हो, बाकी का 75% नहीं कर सकते। और दूसरे में बोला 50% आप रिनाउंस कर सकते हो, 50% नहीं। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? बी। कौन सी स्टेटमेंट सही है? बी। तो यहां पर बेटा हमारा एमसीक्यू पार्ट खत्म होता है। अगर आपको एमसीक्यू रिवाइज करने थे तो यहां तक रिवाइज हो गए होंगे। अब हमारा पार्ट स्टार्ट होता है पीडब्ल्यू के क्वेश्चन बैंक का, दैट इज क्वेश्चन आंसर, जो पास्ट हो सकता है आईसीआई मॉड्यूल से हो सकता है आरटीपी, एमटीपी या पीवाईक्यू से हो, उन सबका कंपाइलेशन आपको एक जगह है ताकि आपको अलग अलग जगह जाकर चीजों को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना है इर्रेगुलर अलॉटमेंट क्या होता है। आईसीआई मॉड्यूल, इर्रेगुलर अलॉटमेंट क्या होता है बेटा? पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर अगर तुम पढ़ लोगे, यू विल नॉट फाइंड द टर्म इर्रेगुलर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, बट फिर भी इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया तो सिंपल सी बात समझ लेना, जो अलॉटमेंट रेगुलर नहीं होता वो इर्रेगुलर होता है। सर एग्जाम में लिख दो। तुम्हें एग्जाम में क्या लिखना है? सुनो, तुम्हें एग्जाम में यह लिखना है, जितनी चीजें हमने तुम्हें पढ़ाई थी कि कंपनी को पब्लिक ऑफर लाने के लिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए, उनका रिवर्स लिख दो। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमने तुम्हें सेक्शन 23 पढ़ाया था कि अगर कोई भी कंपनी पब्लिक ऑफर लाना चाहती है तो वो प्रोस्पेक्टस के जरिए ला सकती है। तो उसका उल्टा लिख दो कि अगर कोई भी कंपनी बिना प्रोस्पेक्टस इशू करे पब्लिक ऑफर ला रही है, यानी वो सेक्शन 23 को ब्रेक कर रही है, और फिर वो अगर सिक्योरिटीज अलॉट करेगी, इर्रेगुलर अलॉटमेंट। दूसरा रिवर्स लिख दो कि अगर कोई कंपनी को, हमने सिखाया था सेक्शन 26 की बातें लिखनी, हर कंपनी जो पब्लिक ऑफर ला रही है उसे अपने प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बातें लिखनी है जो सेक्शन 26 में बताई गई। अगर आपकी कंपनी सेक्शन 26 की बातें नहीं लिखेगी प्रोस्पेक्टस में और अलॉट कर देगी, irregular allotment. So where the prospectus does not include any matters which needed to be included as per section 26. दूसरा, हमने कहा कि आपके गोल्डन रूल क्या है कि प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, उल्टा लिख दो। अगर आपके प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट था मतलब आपने गलत किया, या इंक्लूड्स एनी इंफॉर्मेशन विच इज इनकरेक्ट और फॉल्टी, यानी मिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट,
हमने सेक्शन 26 में पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टस को पब्लिक को देने से पहले आपको किसके पास जाकर यह फाइल करना है, रजिस्ट्रार के पास जाकर फाइल करना है। तो वही बात है, उसका रिवर्स, अगर प्रोस्पेक्टस आपने बनाया लेकिन सीधा पब्लिक को इशू कर दिया बिना रजिस्ट्रार के पास फाइल करे, इर्रेगुलर अलॉटमेंट। फिर हमने आपको बताया था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब तक नहीं आ जाता तब तक आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते। तो यहां पर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ फिर भी आपने अलॉटमेंट कर दिया, इर्रेगुलर अलॉटमेंट। मिनिमम अमाउंट, जो कि यहां पर देखो एक गलती हुई हुई है, 25% नहीं, यहां पर ना 5%। कंपनीज एक्ट के अंदर 5% लिखा हुआ है, ठीक है, कंपनीज एक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेबी। तो मिनिमम अमाउंट जो है वो कम से कम आपको फेस वैल्यू को कितना मंगाना था, 5% मंगाना था। अगर आप 5% से कम फेस वैल्यू का मंगा लोगे तो भैया गलती है। और पब्लिक इशू के केस में अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन नहीं ली, सेक्शन 40 के अंदर मैंडेटरी लिस्टिंग करानी थी, अगर आपने मैंडेटरी लिस्टिंग नहीं कराई तो ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अगेन आईसीआई मॉड्यूल, व्हाट इज अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस। व्हाट इज अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, पहले तो उसका मीनिंग। शेल्फ प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस होता है जिसको इशू करके आप मोर देन वन और मोर क्या कर सकते हो, इश्यूज ला सकते हो विदाउट इशूइंग अ फर्दर प्रोस्पेक्टस। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस इन विच सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इश्यूज विदाउट द इशू ऑफ न्यू प्रोस्पेक्टस। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या क्या है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड क्या क्या बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहला, आपको शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। कब, फर्स्ट ऑफर, जब आप फर्स्ट ऑफर कर रहे हो उस टाइम पे फाइल करना पड़ता है। उसमें एक पीरियड मेंशन होगा वैलिडिटी का, कितना, जो कि मैक्सिमम 1 साल होगा, 1 साल से ज्यादा का पीरियड आप मेंशन नहीं कर सकते। वैलिडिटी कब से स्टार्ट होगी, फर्स्ट ऑफर ओपन होने की डेट से स्टार्ट करी जाएगी, ठीक है। और सेकंड सब्सिक्वेंट ऑफर के केस में आपको फर्दर प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आता है अगर हमें फर्दर प्रोस्पेक्टस नहीं बनाना तो क्या बनाना है, उस केस में सेकंड ऑफर सब्सिक्वेंट ऑफर के केस में आपको पहले क्या देना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में फाइल करना पड़ेगा, पास टू। कौन से फॉर्म में फाइल करना पड़ेगा, पास टू फॉर्म में फाइल करना पड़ेगा। कब फाइल करना पड़ेगा, 1 मंथ पहले, विद इन 1 मंथ प्रायर, विद इन 1 मंथ प्रायर टू द इशू ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर। ठीक है, क्या कंटेंट क्या होगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का, उसमें आप सारे मटेरियल फैक्ट्स बताएंगे, चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन बताएंगे, या अदर चेंजेस जो रूल्स में प्रिस्क्राइब करे हुए हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। अगर किसी पर्सन ने एडवांस में पैसा दिया था और आप चेंजेस हो गए हैं तो क्या हमें उसके पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, यस, 15 डेज के अंदर हमें उसके पैसे रिफंड कर देने पड़ेंगे। और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्लस शेल्फ प्रोस्पेक्टस दोनों को मिलाकर हम क्या मानेंगे, प्रोस्पेक्टस का दर्जा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आईसीआई मॉड्यूल कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चंद्रा मैकेनिकल टॉयज लिमिटेड के प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहते हैं फॉर सब्सक्राइबिंग टू द इक्विटी शेयर्स। आपको बताना है इस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बातें मेंशन होनी चाहिए, यानी सेक्शन 26 बता देना भाई। सेक्शन 26 की अगर कोई भी कंपनी पब्लिक ऑफर लेकर आती है तो उसे वो इंफॉर्मेशन, वो रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देनी पड़ेंगी जो सेबी बताएगा इन कंसल्टेशन विद दी, as may be specified by SEBI in consultation with the central government, in consultation with the central government। और जब तक SEBI बताता नहीं है, it is provided until the SEBI specify the information या रिपोर्ट। जब तक SEBI सेक्शन 26 के अंदर डिटेल्स नहीं बताता तब तक जो रेगुलेशन SEBI ने SEBI एक्ट के अंदर बनाई है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। साथ में आप ये भी बता सकते हो, हमने बताया था ना प्रोस्पेक्टस में आपको 2 डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे फेस पर कि आपने डिलीवर कर दिया है, ये भी बात आप मेंशन कर सकते हो। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको अटैच करने हैं, ये भी बात आप मेंशन कर सकते हो। अंडर राइटिंग
वाले पॉइंट्स भी आप मेंशन कर सकते हो कि प्रोस्पेक्टस में आपको अंडरराइटिंग कमीशन कितनी है, नेम ऑफ अंडरराइटर्स, कितने उन्होंने गारंटी दी है, वो एक्सपर्ट की स्टेटमेंट वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हो। तो यही बात है। अकॉर्डिंगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के है, जो प्रपोज करना चाहते हैं प्रोस्पेक्टस को, वो ये सारी बातें कंप्लाई करेंगे, वो ये सारी बातें मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो बुक में से इसे कट भी कर सकते हो, लिख कर सेम एज क्वेश्चन 3 एंड यू कैन कट दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ दिस अलॉटमेंट। आपको बताना है अलॉटमेंट ठीक है या नहीं है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट कर दिए बिना प्रोस्पेक्टस इशू करे, बिना प्रोस्पेक्टस इशू करे। यहां पर आपको यह मानना है कि इन्वेस्टर मतलब पब्लिक। क्या मानना है? इन्वेस्टर मतलब हमने लार्ज नंबर ऑफ लोगों को शेयर्स इशू कर दिए बिना प्रोस्पेक्टस इशू करे। तो क्या कंपनी बिना प्रोस्पेक्टस इशू करे पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है? द आंसर इज नो। इन द गिवन केस द कंपनी हैज वायलेटेड द अबव प्रोविजन एंड हेंस द अलॉटमेंट इज वॉइड। ये अलॉटमेंट लॉ की नजरों में क्या है? नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल। द कंपनी विल हैव टू रिफंड द 100% अमाउंट। पूरा पैसा भी वापस करना पड़ेगा और कंपनी को के ऊपर क्या लगेगी? पनिशमेंट भी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, आरटीपी नवंबर 18। क्या कह रहा है ये? प्रखर लिमिटेड वांट्स टू रेज शेयर कैपिटल। प्रखर लिमिटेड शेयर कैपिटल रेज करना चाहता है बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स इन डिफरेंट स्टेजेस ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक कंपनी है जो शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है, लेकिन कंपनी बार बार प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना चाहती। आपको बताना है इसे क्या करना चाहिए ताकि इसे बार बार प्रोस्पेक्टस इशू ना करना पड़े। तो वही जो ऊपर आपने पॉइंट बताया था कि भैया शेल प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है। ये कंपनी जो है शेल प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। फर्स्ट ऑफर में प्रोस्पेक्टस देगी जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर होगी। उसके बाद क्या देगी? नया प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेगी? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करेगी। उसमें क्या क्या कंटेंट होगा, कितने टाइम में करेगी, वो सारी बातें जो आपको पूरा सेक्शन है वो यहां पर मेंशन कर देना है। तो कंपनी कैन फॉलो द अबव प्रोविजन एंड कैन इशू अ शेल प्रोस्पेक्टस टू अवॉइड इटसेल्फ फ्रॉम इशूइंग अ न्यू शेयर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, एमटीपी मार्च 2021। एन अलॉटी ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी बॉट एक्शन अगेंस्ट अ डायरेक्टर। ठीक है भैया, एक शेयर्स का अलॉटी था जिसने डायरेक्टर के ऊपर केस किया क्योंकि उन्होंने प्रोस्पेक्टस में फॉल्स स्टेटमेंट डाली थी। डायरेक्टर ने यह बोला कि ये जो स्टेटमेंट मैंने डाली थी ये बनाई हमारी कंपनी के प्रमोटर ने थी और मैंने तो बस उस पर भरोसा कर लिया। आपको बताना है क्या डायरेक्टर लायबल होगा या नहीं। देखो, अगर ये एक्सपर्ट की स्टेटमेंट होती तो डायरेक्टर उस पर भरोसा कर सकता था और डायरेक्टर बच सकता था। बट ये प्रमोटर, ये जो स्टेटमेंट है ये एक्सपर्ट की स्टेटमेंट नहीं है, ये प्रमोटर की स्टेटमेंट है। ये एक्सक्यूज देके डायरेक्टर बचेगा नहीं। यानी यहां पर सेक्शन 35 और सेक्शन 34 इस पर लग जाएगा। सो वेयर इन द प्रेजेंट केस द डायरेक्टर कैन नॉट हाइड behind the excuse that he had relied on the promoters, he will be liable for misstatement in the prospectus under the section 34 and section 35. next आता है क्वेश्चन नंबर 8, with a view to issue shares to the general public, with a view to issue shares to the general public, a prospectus containing some false information was issued. हमने कौन सा prospectus issue किया? false स्टेटमेंट का जो है उसमें मतलब मिस स्टेटमेंट कर दी। मिस्टर एक्स को कॉपी मिली प्रोस्पेक्टस की, लेकिन उसने कंपनी के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं की। उसे प्रोस्पेक्टस मिला लेकिन उसने अप्लाई नहीं करा। अलॉटमेंट जनरल पब्लिक को कंप्लीट हो गया एज पर दी स्टिपुलेटेड पीरियड, यानी लॉ में जो भी पीरियड मेंशन था उसके हिसाब से। कुछ महीनों बाद मिस्टर एक्स ने जो शेयर खरीदे वो कहां से खरीदे? स्टॉक एक्सचेंज, यानी वो सब्सक्राइबर नहीं है, वो कौन है? ट्रांसफरी है। हायर प्राइस पे खरीदे लेकिन मिस स्टेटमेंट की वजह से प्राइस जो है बहुत ही शार्पली गिर गया। एक्स ने इन शेयर्स को हैवी लॉस पे बेचा। अब ये जो एक्स है ना वो कंपनी के साथ डैमेजेस क्लेम करना चाहता है। आप बताइए
क्या मिस्टर एक्स, देखो डैमेजेस की बात आएगी तो हम सेक्शन 35 की बात करेंगे। यहां पर जेल जाना, उनको पेनलाइज करने की बात नहीं, यहां पर बात हो रही है डैमेजेस की। तो यहां पर किसकी बात होगी? सेक्शन नंबर 35 की। सेक्शन नंबर 35 में डैमेजेस कब मिलते हैं? कब मिलते हैं भाई? जब सब्सक्राइबर को लॉस होता है, ना कि ट्रांसफर को। और यही बात बेटा पीक वर्सेस गुरने के केस में भी हुई थी। यहां पर हाउएवर इन्होंने 35 मेंशन नहीं करा है, बट आपको एक्चुअली में सेक्शन 35 यहां पर मेंशन करना चाहिए कि सेक्शन 35 में आप सब्सक्राइबर्स जो है वो कर सकते हैं, और सेक्शन 37 के अंदर उनके पास केस करने की पावर होती है। बट यहां पर एक्स जो है वो सक्सीड नहीं होगा, और यही सेम चीज पीक वर्सेस गुरने में हुई थी। क्यों सक्सीड नहीं होगा? क्योंकि एक्स ने ये शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे थे, ना कि उसने ये शेयर्स कंपनी से डायरेक्टली खरीदे थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 दिसंबर 2021 का। आरडी लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस। एक कंपनी है जिसने प्रोस्पेक्टस इशू करा था। ऑल दी स्टेटमेंट्स वर ट्रू। प्रोस्पेक्टस में कोई भी गलती नहीं थी, सब कुछ सच लिखा था। लेकिन कंपनी ने एक बात लिखी, कंपनी कह रही है हम ना पिछले 3-4 सालों से लगातार डिविडेंड दे रहे हैं। क्या यह बात पढ़ के आप खुश हो जाओगे कि नहीं कि कंपनी लगातार इतने सालों से डिविडेंड दे रही है? खुश हो जाओगे। लेकिन कंपनी ने यह नहीं बताया कि कंपनी जो डिविडेंड पे कर रही थी वो रेवेन्यू प्रॉफिट से नहीं, बल्कि कैपिटल प्रॉफिट से पे कर रही थी। यह बात प्रोस्पेक्टस में छुपाई गई। एक अलॉटी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहा इस रीजन पे कि प्रोस्पेक्टस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता हूं, मैं अपने पैसे वापस चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप अपने शेयर वापस ले लो। आप बताओ कि शेयर होल्डर सही कह रहा है या नहीं कह रहा है? तो पहले यहां पर सेक्शन 34 लिखा, फिर उन्होंने सेक्शन 35 लिखा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इन दी गिवन क्वेश्चन, क्योंकि आपने ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करा था और डिविडेंड जो है वो कैपिटल प्रॉफिट से पे गई, ये आपने कंसीलमेंट छुपा लिया मटेरियल फैक्ट को। क्योंकि नॉर्मली कंपनी जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड है वो रेवेन्यू प्रॉफिट से देती है। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर वो कैपिटल प्रॉफिट से देती है। तो ये जो मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन आपने करी है, और क्योंकि आपने मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन करी है, इस केस में अगर अलॉटी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है जब उसे मिस स्टेटमेंट के बारे में पता चला। नेक्स्ट आता है मई 2020 का सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। सुदर्शन एक्सपोर्ट लिमिटेड एक कंपनी है जो कहां पर डील कर रही है? रबड़ एक्सपोर्ट में डील करती है। रबड़ जो है प्लांट से बनाई जाती है ना। कंपनी ना और बहुत सारे रबड़ ट्रीज खरीदना चाहती है आंध्र प्रदेश में। प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी कंटेन्ड सम एक्सट्रैक्ट ऑफ द एक्सपर्ट रिपोर्ट। एक्सपर्ट रिपोर्ट मंगाई गई कि आंध्र प्रदेश में कितने पेड़ हैं। एक एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया गया। रिपोर्ट बाद में पता चली कि ये जो रिपोर्ट एक्सपर्ट ने दी थी उसमें सच नहीं है। उसमें लिखा है कि आंध्र प्रदेश में टोटल 1 करोड़ पेड़ है, जबकि यह बात सच नहीं है। जब यह बात लोगों को पता चली, मिस्टर आलोक जिसने कंपनी से डायरेक्टली शेयर खरीदे थे, एक्सपर्ट रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए आपको बताना है क्या आलोक को रेमेडी मिलनी चाहिए या नहीं। तो देखो, सबसे पहले क्या प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट थी? हां। क्या आलोक सब्सक्राइबर है? हां। बट क्या क्वेश्चन में आपको यह बताया है कि उसे लॉस हुआ है? क्योंकि तीसरी कंडीशन है आपको लॉस होना चाहिए। तो क्या वो लॉस वाला पॉइंट कर सकता है क्या? द आंसर इज नो। सो इन द प्रेजेंट केस मिस्टर आलोक परचेज द शेयर्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट रिपोर्ट। मिस्टर आलोक कैन क्लेम, वो कर सकता है लॉस या डैमेज जो उसे होगा, लेकिन क्वेश्चन में यह मेंशन नहीं है कि उसे लॉस हुआ है। तो यानी मिस्टर आलोक कंपनी के अगेंस्ट कोई भी रेमेडी सेक्शन 35 में नहीं ले सकता। क्या सेक्शन 34 में रेमेडी अवेलेबल होगी? देखो, सेक्शन 34 इज नॉट अ रेमेडी, सेक्शन 34 इज अ पेनल्टी, जिसमें डायरेक्टर और इन सबको जेल वेल भेजा जाता है। इससे आलोक का फायदा नहीं होता, उन लोगों ने जिन्होंने गलत किया उनको बस सजा मिलती। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपको बताना है अगर एक्सपर्ट बचना चाहता है, अगर एक्सपर्ट बचना चाहता है तो क्या वो बच सकता है? हां, बच सकता है। अगर एक्सपर्ट ने क्या करी हो, प्रोस्पेक्टस डिलीवर होने से पहले अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली होगी,
बच जाएगा। ये बात तो हमने सेक्शन 26 में ही पढ़ी थी ना कि अगर एक्सपर्ट की स्टेटमेंट डालनी है तो 4 बातें पूरी होनी चाहिए। एक्सपर्ट की स्टेटमेंट, एक्सपर्ट जो है वो इंगेज नहीं होना चाहिए प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में। एक्सपर्ट की रिटर्न कंसेंट ली होनी चाहिए, एक्सपर्ट की रिटर्न कंसेंट ली होनी चाहिए, और एक्सपर्ट ने रिटर्न कंसेंट वापस नहीं ली होनी चाहिए। कब? प्रोस्पेक्टस। दूसरा, अगर प्रोस्पेक्टस उसकी नॉलेज के बिना या उसकी कंसेंट के बिना इशू हो गया और जब उसे यह बात पता चली कि इन्होंने मेरी स्टेटमेंट डाल दी, उन्होंने मेरी स्टेटमेंट डाल दी लेकिन मुझसे कंसेंट ली ही नहीं, तो उसने इमीडिएटली पब्लिक नोटिस दे दिया कि भैया ये मेरी कंसेंट के बिना। और लास्टली, अगर ये इतना बड़ा लिखा हुआ है बट शॉर्ट में वो यही कहना चाहते हैं, अगर एक एक्सपर्ट ने दूसरी एक्सपर्ट की स्टेटमेंट पर भरोसा किया था तो। क्वेश्चन नंबर 11 ICAI मॉड्यूल का, स्टेट इन व्हाट वे डज द कंपनीज एक्ट रेगुलेट एंड रेस्ट्रिक्ट द फॉलोइंग। मिनिमम सब्सक्रिप्शन और एप्लीकेशन मनी, यानी किसकी बात हो रही है? सेक्शन नंबर 39 की। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? जितना मेंशन है। कहां पर मेंशन है? मेंशन इन दी प्रोस्पेक्टस। जितना मेंशन है प्रोस्पेक्टस में वो सब्सक्राइब होना चाहिए। और एप्लीकेशन मनी क्या हो जानी चाहिए? कंपनी को रिसीव हो जानी चाहिए। एप्लीकेशन मनी कितनी हो सकती है बेटा? मिनिमम 5% ऑफ द फेस वैल्यू, या अगर सेबी ने कुछ और प्रिस्क्राइब किया है तो वो, बट सेबी ने कितना प्रिस्क्राइब किया दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। नेक्स्ट, अगर मिनिमम अमाउंट रिसीव नहीं होता 30 दिन के अंदर, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी उन पैसों को अगले 15 दिन के अंदर रिफंड कर देती है, रिफंड कर देती है। और अगर कंपनी 15 दिन के अंदर रिफंड नहीं करती तो कंपनी एंड इट्स ऑफिसर शॉल बी लाइबल टू अ पेनल्टी फॉर ईच डिफॉल्ट 1000 रुपीज पर डे। मैक्सिमम कितना? 1 लाख रुपए तक जा सकता है। और ये जितना भी पैसा आएगा ये कहां पर जमा कराया जाएगा बेटा? जितना भी पैसा एप्लीकेशन मनी का आता है कहां जमा होता है? शेड्यूल्ड बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 12 जनवरी 21 का सवाल है। बड़ा सवाल है भैया, आइए ध्यान से थोड़ा इसको पढ़ते हैं ना, बड़ा सा। ये एक कंपनी है जिसने इशू करे हैं, एक कंपनी है जिसने इशू करे हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स। कितने इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं? 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करे हैं, 100 रुपए ईच एट पार टू दी पब्लिक बाय इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस, बाय इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ओके। एक कंपनी है जिसने 1 लाख करे हैं 100 रुपीज बाय इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज था मिनिमम सब्सक्रिप्शन 15 लाख। क्या कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 15 लाख था कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, क्योंकि कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? जितना अमाउंट तुमने प्रोस्पेक्टस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोला है हम उसे ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन मान लेंगे और वो पैसा कंपनी को क्या होना चाहिए? सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। रिक्वायर्ड टू बी, और पैसा हमने कितना मंगाया? एप्लीकेशन मनी 100 रुपए की फेस वैल्यू में से हमने 20 रुपए पर शेयर मंगाया। 20 रुपए पर शेयर। हमें मिनिमम कितना मंगाना था? 5 रुपया। 100% का 100 रुपीज का 5% मिनिमम हमें मंगाना था। क्या हमने 20 रुपए मंगाए? क्या सही करा? हाँ। प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि ए लिमिटेड ने एप्लीकेशन करी है 3 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, जिसमें से एक एप्लीकेशन उसकी क्या हो गई? रिजेक्ट हो चुकी है। इशू फुली सब्सक्राइब हो गया। फुली सब्सक्राइब मतलब 1 लाख के 1 लाख शेयर्स लोग खरीदने के लिए रेडी हो गए। हमने तो सिर्फ 15 लाख बोला था, 1 लाख के 1 लाख लोग रेडी हो गए और कंपनी को रिसीव हुआ 20 लाख रुपए शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया। तो क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया? यस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना था? 15 लाख। जबकि सब्सक्रिप्शन कितना आ गया? पूरे के पूरे 1 लाख इंटू 100 पूरा 1 करोड़ का सब्सक्रिप्शन आ गया। क्या एप्लीकेशन वाली बात होगी? बिल्कुल ये वाली बात भी होगी। फिर कंपनी ने क्या करा? शेयर्स को अलॉट कर दिया। आपको बताना है ये 3 डिस्क्लोजर में कोई दिक्कत है या नहीं। देखो 2 डिस्क्लोजर तो कंपनी एक्ट के हिसाब से ठीक है, एक 15 लाख वाला डिस्क्लोजर ठीक है और एक ये वाला डिस्क्लोजर ठीक है, क्या कहता है? 20 रुपए पर शेयर वाला। लेकिन ये जो तीसरा डिस्क्लोजर है जिसे मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं, कहां गया? लिस्टिंग ऑफ शेयर्स हमने एप्लीकेशन 3 में करी थी और एक ने क्या कर दिया? रिजेक्ट। तो अगर 3 में एप्लीकेशन करता है और एक भी रिजेक्ट हो जाता है तो क्या हम जा सकते हैं पब्लिक ऑफर के लिए आगे? नहीं। क्या हम अलॉटमेंट कर सकते हैं? नहीं। तो यहां पर कंपनी से यह गलती हो गई। सो द अबव प्रोविजन इज वेरी क्लियर दैट ओनली द कंपनी हैज टू अप्लाई फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज।
एट अ रिकॉग्नाइज बट ऑल्सो ऑब्टेन परमिशन, सिर्फ अप्लाई नहीं करना बल्कि परमिशन भी लेनी है, और इसीलिए ए कंपनी को सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। क्यों रिफंड करना पड़ेगा? क्योंकि कंपनी ने सेक्शन 40 को तोड़ा है, सेक्शन 40 को तोड़ा है और कंपनी ने इर्रेगुलर अलॉटमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, कपूर बिल्डर्स लिमिटेड डिसाइड्स टू पे 2.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर एज अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक है, डिबेंचर पे 2.5% देना चाहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना देना चाहते हैं? 2.5% देना चाहते हैं, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है 2%। आप बताओ वैलिड है या नहीं? रूल क्या बोलता है? विच एवर इज लोअर। तो कंपनी कितना दे सकती है? 2% दे सकती है। कंपनी कितना दे सकती है? 2%। सो द अंडरराइटिंग कमीशन है ना 2.5% है डिबेंचर के केस में, 2.5% है डिबेंचर के केस में। अगर कंपनी 2.5% है और आर्टिकल विच एवर इज लोअर, और अगर कंपनी देना चाहती है कितना? 2.5%, क्या दे पाएगी? नहीं, बिकॉज वी हैव टू डू विच एवर इज लोअर, और लोअर क्या आएगा? 2.0%। क्या कंपनी दे सकती है? नहीं दे सकती। सेकंड क्वेश्चन है, अगर कंपनी चाहती है फ्लैट की फॉर्म में देना, यानी काइंड में कमीशन देना, क्या दे सकती है? हाँ, काइंड में दे सकती है। आप कैश और काइंड में दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो इन व्यू ऑफ द अबव द डिसीजन ऑफ द कंपनी to pay underwriting commission exceeding 2% is invalid. However, एक्ट में कहीं भी मोड ऑफ पेमेंट पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और इसीलिए आप दे सकते हो, चाहो तो काइंड में भी, यानी फ्लैट्स की फॉर्म में कमीशन दे सकते हो, फ्लैट्स की फॉर्म में कमीशन दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम है बेटा। कंपनी देना चाहती है 5%, आर्टिकल में लिखा है 4%। कंपनी देना चाहती है 5% और आर्टिकल में लिखा है 4%। किस चीज के ऊपर है? ये शेयर्स के ऊपर है। आपको बताना है कि कंपनी दे सकती है या नहीं दे सकती। बेटा अगेन विच एवर इज लोअर, 4% लोअर होगा तो 4% दे सकती है। क्या 5% दे पाएगी? नहीं, 5% देना जो है वो इनवैलिड है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी आर्टिकल से ऊपर जा नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 मई 2018। एक कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी है, वो पब्लिक इशू लेकर आ रही है इक्विटी शेयर्स का। कंपनी ने अंडरराइटर को अपॉइंट किया है। आप कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप अंडरराइटर कमीशन से रिलेटेड जितनी भी बातें सब बता दो। तो इसमें तुम्हें बेटा सारी बातें बतानी पड़ेगी। सबसे पहला अथॉरिटी होनी चाहिए एओए में। दूसरा सोर्स कहां से हो सकता है? प्रोसीड ऑफ इशू, प्रॉफिट या बोथ, ये बताना पड़ेगा। मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन आपको बतानी पड़ेगी। फिर अंडरराइटर के केस में प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बातें डिस्क्लोज करनी है? अंडरराइटर का नाम, रेट एंड अमाउंट ऑफ द कमीशन पेएबल टू द अंडरराइटर, ठीक है, और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज सब्सक्राइब्ड विदाउट एनी कंडीशन या विद कंडीशन। जितनी हो सकता है उसने कंडीशन के साथ सब्सक्राइब करी हो सकता है बिना किसी कंडीशन के सब्सक्राइब करी हो। नो कमीशन, उस पर कमीशन मत देना जो पब्लिक को ऑफर नहीं हुए। एंड कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पेमेंट ऑफ कमीशन टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार, टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार। आपको कब देनी है? एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, अंडरराइटिंग कमीशन कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी किसके पास जमा करानी है? रजिस्ट्रार के पास। कब जमा करानी है? एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग द प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16। प्रकाश लिमिटेड वांट्स टू रेज फंड फॉर इट्स अपकमिंग प्रोजेक्ट। पैसा चाहिए प्रकाश लिमिटेड को। कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर किया है, लेटर फॉर इश्यूइंग इक्विटी शेयर 55% को। कितने परसेंट को? इक्विटी शेयर्स 55% को किया है, जिनमें से 4 QIB है और बाकी इंडिविजुअल। क्या QIB को काउंट करेंगे? नहीं, यानी एक्चुअली में हमने कितना करा है? 51 लोगों को किया है। बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कंप्लीट होने से पहले कंपनी ने अनदर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ला दिया डिबेंचर्स का, अनदर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ला दिया डिबेंचर का, जिसमें 155% को दिया इन द इंडिविजुअल नेम। आपको बताना है क्या यह कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में कर सकती है या नहीं कर सकती है। देखो पब्लिक कंपनी है तो प्राइवेट प्लेसमेंट तो कर सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंपनी ने ये जो काम किया है ना, कंपनी ने ये जो काम किया है
कि इक्विटी का अलॉटमेंट कंप्लीट होने से पहले ही नया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ला दिया, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। या तो कंपनी को पुराने वाला कंप्लीट करना पड़ेगा, या उसे विड्रॉ या अबंडन करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही होना चाहिए था। अगर कंपनी ऐसा कर रही है तो कंपनी ने भैया हम क्या मानेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन तोड़ दिया। और अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन तोड़ देती है तो हम उस ऐसे ऑफर को डीम्ड क्या करते हैं, पब्लिक ऑफर डीम्ड करते हैं। कह रहे वट अगर हम डिबेंचर का ऑफर आफ्टर अलॉटमेंट देते बट सेम फाइनेंशियल ईयर में देते, अगर हम डिबेंचर्स का ऑफर देते सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर, बट तब देते जब इक्विटी का अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया था। तो इक्विटी का अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया मतलब पुराने वाला प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कंप्लीट हो गया। क्या अब हम डिबेंचर्स को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। बट क्या 151 तो पहले लिमिट खत्म हो गई थी, 155 को और दे सकते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, डिबेंचर्स की अलग से 200 की लिमिट होती है, इक्विटी शेयर्स की अलग से 200 की लिमिट होती है, और प्रेफरेंस शेयर्स की अलग से 200 की लिमिट होती है। तो यानी दोनों ही वैलिड माने जाते हैं, दोनों ही प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वैलिड माने जाते हैं। तो यही बात उन्होंने बोली, द कंपनी हैज गिवन अनदर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ऑफ डिबेंचर्स बिफोर कंप्लीटिंग द अलॉटमेंट of first offer and therefore the second offer does not comply with the section 42. second offer section 42 को तोड़ रहा है, तो the offer given by the company will be treated as offers। यहां पर ये कौन से सेकंड ऑफर की बात कर रहे हैं जो 155 लोगों को दिया है। तो ये जो 155 लोगों को डिबेंचर्स का ऑफर दिया है, ये हम क्या मान लेंगे, डीम्ड पब्लिक ऑफर मान लेंगे। और कंपनी अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में अलॉटमेंट के बाद देती तो दोनों को क्या माना जाता, दोनों को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो थ्योरी क्वेश्चन है। थ्योरी क्वेश्चन बस ये बोल रहा है कि एक कंपनी है जो प्राइवेट प्लेसमेंट जो है करना चाहती है, मैनेजिंग डायरेक्टर को कुछ साइलेंट फीचर्स चाहिए थे जो उनको ध्यान रखने हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया, क्या पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि प्राइवेट प्लेसमेंट शॉल बी मेड ओनली टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन नॉट एक्सीडिंग 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर। कोई बात गलत लग रही है इस स्टेटमेंट में? करेक्ट स्टेटमेंट है कि प्राइवेट प्लेसमेंट आइडेंटिफाइड पर्सन को किया जाता है मैक्सिमम फाइनेंशियल ईयर में 200। द अफोरसेड सीलिंग ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन, लेकिन ये जो सीलिंग है ये एक तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को अप्लाई नहीं होती, इसमें QIBs काउंट नहीं होते, लेकिन ये लिमिट ऐसे इंप्लॉइज पर लागू होती है जिनको कंपनी ने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिया है। क्या लागू होती है? क्या ये बात है? तो यहां पर बेटा QIB वाली बात तो करेक्ट है, लेकिन ये वाली बात क्या हो गई, इनकरेक्ट। ये वाली बात क्या हो गई, इनकरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। कह रहे फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार करा जा सकता है। क्या प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर फाइनेंशियल ईयर में एक बार? अरे भाई नहीं, जितनी मर्जी बार करो, बस मैक्सिमम लिमिट 200 रखना, बस मैक्सिमम लिमिट 200 रखना, जितनी बार चाहो उतनी बार करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये भी क्या हो गई, यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मेरे बच्चा हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो जाते हैं, सारे के सारे हमारे MCQs डिस्कस हो जाते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।